Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know about the B.Ed 4th semester how to make English lesson plan. But before starting this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for further upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको अपने फाइल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होता है लेसन प्लान। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको हिंदी में हम पाठ योजना कहते हैं। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि यह पाठ योजना लेसन प्लान क्या होता है। पाठ योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है जिसे कि हम लेसन प्लान कहते हैं। लेसन प्लान को हम बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से इसको लिखना होता है। लेसन प्लान को हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं नेम ऑफ द स्कूल। उसके बाद आप लिखते हो डेट, जिस डेट को पाठ योजना लेसन प्लान आप बना रहे होते हैं उस डेट में आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हो क्लास, जिस क्लास के लिए आप अपना लेसन प्लान को बना रहे होते हैं उस क्लास को आपको क्लास में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लास में हमने लिखा हुआ है 6। इसका मतलब यह है कि हम 6 क्लास के लिए अपने लेसन प्लान को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो पीरियड, बच्चों को पढ़ाने के दौरान टीच करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी पीरियड को आपको पीरियड में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीरियड में हमने लिखा हुआ है 5th। इसका मतलब है कि हम 5th क्लास के लिए, इसका मतलब यह है कि बच्चों को पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा 5th है। उसके बाद आप लिखते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। इसका मतलब यह है कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट में अपने लेसन प्लान को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो सब सब्जेक्ट। यहाँ पे हिंदी में सब सब्जेक्ट को कहते हैं उपविषय। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप लिखोगे, अदरवाइज़ आप नहीं लिखोगे। यहाँ पे हमारा सब सब्जेक्ट है प्रोज, इसलिए हमने सब सब्जेक्ट में लिखा हुआ है प्रोज। उसके बाद आप लिखते हो ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को हिंदी में अवधि कहते हैं। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है टीच करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी समय को आपको अवधि ड्यूरेशन में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ड्यूरेशन में हमने 35 मिनट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें 35 मिनट्स मिले हुए हैं। उसके बाद आप लिखते हो टॉपिक। यहाँ पे हिंदी में टॉपिक को हम प्रकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है द ऑनेस्ट फार्मर। टॉपिक से मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक होता है यह पाठ का नाम होता है, यह लेसन का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद ऐसी सीधी लाइन आप एक खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं। इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव। हिंदी में जनरल ऑब्जेक्टिव को हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो सब्जेक्ट आप बच्चों को टीच करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट से बच्चा क्या लर्न करेगा, क्या सीखेगा, उसे ही हम जनरल ऑब्जेक्टिव कहते हैं और उसे ही हम जनरल ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि जैसे कि आप इंग्लिश की 20 लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं तो आप अपने इंग्लिश के 20 लेसन प्लान में यही जनरल ऑब्जेक्टिव आप बार बार लिख सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव में हमारा पहला पॉइंट्स यहाँ पे है। जनरल ऑब्जेक्टिव में आप अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स आपको अपने विषय के बारे में जनरल ऑब्जेक्टिव में लिखना होता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट्स है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। इसका मतलब यह है कि छात्र को सही अंग्रेजी बोलने और लिखने में सक्षम बनाने के लिए। यहाँ पे हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव में दूसरा पॉइंट्स है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब है कि छात्रों को पाठ पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए उच्चारण को सही करेंगे।
तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव में है टू डेवलप द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि छात्रों की शब्दावली विकसित करने के लिए। चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है टू अनेबल देम टू। यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट्स है टू अनेबल देम टू यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है टू अनेबल देम टू comprehend the thought passage। इसका मतलब है कि उन्हें पढ़ाए गए पैराग्राफ को समझने में सक्षम बनाने के लिए। पांचवा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव में है टू अनेबल देम टू गेट enjoyment थॉट्स द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब है कि उन्हें अंग्रेजी पढ़ने का आनंद लेने के विचार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए। छठा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है टू प्रमोट द राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। छात्र में लेखन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। सातवां पॉइंट्स और लास्ट पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है टू प्रोड्यूस कैपेसिटी इन स्टूडेंट्स टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन इंग्लिश। इसका मतलब है कि छात्रों में प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में लिखने की क्षमता उत्पन्न करना। उसके बाद आप लिखते हैं स्पेसिफिक एम्स को हिंदी में हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि यह स्पेसिफिक एम्स क्या होता है। जो लेसन आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या लर्न करेगा, क्या सीखेगा, उसे ही हम स्पेसिफिक एम्स कहते हैं। स्पेसिफिक एम्स में आप कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है हमारा यहाँ पे है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी द ओनेस्ट फार्मर। इसका मतलब है कि छात्रों को ईमानदार किसान की कहानी समझने में सक्षम बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक एम्स में दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है टू ऐड सम न्यू वर्ड्स लाइक शिकल, स्लिप्ड, क्राइंग, क्राइश, क्रॉप्स टू द एक्टिविटीज vocabulary ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि छात्र की सक्रिय शब्दावली में शिकल, स्लिप्ड, क्राइंग, क्राइश, क्रॉप जैसे कुछ नए शब्द जोड़ने के लिए। तीसरा और लास्ट पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन द ओनेस्ट फार्मर। इसका मतलब है कि छात्रों को ईमानदार किसान पाठ के परिच्छेद में व्यक्त विचारों को समझने में सक्षम बनाने के लिए। उसके बाद आप लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, जिसको कि हिंदी में हम पूर्व ज्ञान कहते हैं। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि यह प्रीवियस नॉलेज का मतलब क्या होता है। यह प्रीवियस नॉलेज क्या होता है? यह जो प्रीवियस नॉलेज होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, लेसन का नाम चेंज कर दिया जाता है। प्रीवियस नॉलेज में आप एक लाइन आप लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स हैव already learned the similar stories
सो दे हैव सम नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। इसका मतलब है छात्र पहले से ही इसी तरह की कहानियाँ सीख चुके हैं, इसलिए उन्हें इस विषय के बारे में कुछ जानकारी है। उसके बाद आप लिखते हैं मटेरियल्स एड्स। मटेरियल एड्स का हिंदी में मतलब होता है सहायक सामग्री। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि ये मटेरियल एड्स क्या होता है। मटेरियल एड्स आप बच्चों को जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बोर्ड में जिन एड्स का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हो, उसी एड्स को हम मटेरियल एड्स कहते हैं, सहायक सामग्री कहते हैं। और मटेरियल एड्स में सहायक सामग्री में मटेरियल एड्स में आप लिख सकते हैं अ पिक्चर्स ऑफ शिकल ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट। इसका मतलब है कि शिकल साधारण कक्षा उपकरण की एक तस्वीर है। उसके बाद आप लिखते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आप बच्चों से करते हैं। उसके बाद आप बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे, जिसको कि हिंदी में हम परिचयात्मक प्रश्न कहते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करने के लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं सीरियल नंबर का कॉलम, जिसको कि हम हिंदी में क्रम संख्या कहते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं टीचर एक्टिविटीज़ का कॉलम, जिसको कि हिंदी में हम शिक्षक गतिविधियाँ कहते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, जिसको कि हम छात्रों की गतिविधियाँ का कॉलम कहते हैं। तो सीरियल नंबर के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। टीचर एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप स्टूडेंट्स से प्रश्न पूछते हो, और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स छात्रों से है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री। इसका मतलब है कि हमारे देश का क्या नाम है। तो छात्र आंसर देते हैं, स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, इंडिया इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री। भारत हमारे देश का नाम है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्टूडेंट से है, व्हाट इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, फार्मिंग इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। खेती भारत का मुख्य व्यवसाय है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्टूडेंट से है, हु इंगेज्ड इन फार्मिंग। कौन खेत में लगे हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, फार्मर इंगेज्ड इन फार्मिंग। किसान खेत में लगे हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ फार्मर। किसान का क्या हाल है। तो छात्र आंसर देते हैं, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। इसका मतलब है कि समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। छात्रों की मतलब कि छात्रों को चौथे क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ दी स्टेटमेंट्स। उसके बाद आप लिखते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ दी एम्स। इसका मतलब है कि उद्देश्य कथन। इसमें आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में, विल स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी द ऑनेस्ट फार्मर। इसका मतलब है कि छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे और ईमानदार किसान की दिलचस्प कहानी का। उसके बाद आप लिखते हैं प्रेजेंटेशन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण। इसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं,
for the con- convenience of teaching and learning, the text is divided into two parts। इसका मतलब है कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे टीचिंग पॉइंट्स का कॉलम, जिसे कि हिंदी में शिक्षण बिंदु कहते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं टीचर एक्टिविटीज़ का कॉलम, जिसको कि हिंदी में शिक्षक गतिविधि का कॉलम कहते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी का कॉलम, जिसे कि हम कहते हैं छात्र गतिविधियां का कॉलम। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क मटेरियल एड्स का कॉलम, जिसे कि हम ब्लैक बोर्ड वर्क का कॉलम कहते हैं। टीचिंग बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट्स के कॉलम में आप मॉडल पढ़ना जो भी पढ़ते हैं वो चीज़ लिखते हैं आप। तो टीचिंग पॉइंट्स के कॉलम में आप जिसकी व्याख्या करने जाते हैं वो लिखते हैं। टीचिंग पॉइंट्स के कॉलम में आप लिखते हैं मॉडल रीडिंग, मॉडल पढ़ना। टीचिंग एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखते हैं The pupil teacher will read the passage aloud with correct pronunciation intonation passage stress and accent। उसके बाद आप स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखते हैं द स्टूडेंट्स विल लिस्टेन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। इसका मतलब है कि छात्र शिक्षक की बात को ध्यान से सुनेंगे। टीचर एक्टिविटीज़ के कॉलम का मतलब है कि शिक्षक सही उच्चारण, स्वर, विराम, तनाव को पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क के कॉलम में आप लिखेंगे One there was a farmer. He lived in a village. एक गांव में एक किसान रहता था। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे He was very honest. वह बहुत ईमानदार था। One day he was cutting his crop with his sickle. एक दिन हंसिए से वह अपनी फसल काट रहा था। उसके बाद आप लिखते हैं टीचिंग पॉइंट्स के कॉलम में आप लिखते हैं इमिटेशन रीडिंग। इसका होता है नकल पढ़ना। इमिटेशन रीडिंग इसका मतलब होता है नकल पढ़ना। टीचर एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखेंगे
The pupil teachers will ask the students to read the passage aloud with correct pronunciation in correct pronunciation, intonation, passage, stage and एक्सेंट। इसका मतलब है कि शिक्षक छात्रों को सही उच्चारण, स्वर, विराम, तनाव और उच्चारण के साथ गद्यांश को जोर से पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद आप स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखते हैं द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज अलाउड with correct pronunciation intonation, passage stress and accent। इसका मतलब यह है कि छात्र सही उच्चारण, स्वर, विराम, तनाव और उच्चारण के साथ गद्यांश को जोर से पढ़ेगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिखते हैं ही वाज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म था। उसके बाद लिखते हैं आप ब्लैक बोर्ड में ही felt thirsty and went to the river to drink water। उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए नदी पर गया। नेक्स्ट आप लिखते हैं his sickle slipped from his hand and fell into the river। उसका हंसिया उसके हाथों से फिसलकर नदी में गिर गया। नेक्स्ट आप लिखते हैं द फार्मर स्टार्टेड क्राइंग। किसान रोने लगा। द रिवर गोल्डनेस हियर्ड हिज crashes and came out of the water his asked farmer। सुनहरी नदी ने उसकी पुकार सुनी और पानी से बाहर निकलकर उसने किसान से पूछा। उसके बाद आप लिखते हैं प्रोनंसिएशन ड्रिल, उच्चारण ड्रिल। टीचर एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखेंगे द प्यूपिल टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनंसिएशन ड्रिल, शिकल, क्रॉप, स्लिप्ड। उसके बाद आप स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के कॉलम में लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल करेक्ट देयर प्रोनंसिएशन। छात्र अपना उच्चारण सही करेंगे। इसका मतलब हुआ ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिखेंगे प्रोनंसिएशन ड्रिल, शिकल, क्रॉप, स्लिप्ड। उसके बाद आप टीचिंग पॉइंट्स के कॉलम में आप फिर से आप व्याख्या करेंगे, जिसके लिए आप फिर से वही सब सारे कॉलम फिर से बनाएंगे। आप फिर से व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे टीचिंग
पॉइंट्स का कॉलम, दूसरा कॉलम आप बनाएंगे टीचर एक्टिविटीज़ का कॉलम, तीसरा कॉलम जो कि आप बनाएंगे स्टूडेंट एक्टिविटीज़ का कॉलम, और चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे ब्लैक बोर्ड वर्क का कॉलम। टीचिंग पॉइंट्स के कॉलम में आप लिखेंगे एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। टीचर एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखेंगे क्राइज, थर्स्टी। द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स बाय यूजिंग सूटेबल डिवाइस। उसके बाद आप स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के कॉलम में लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड एंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इसका मतलब है कि विद्यार्थी कठिन शब्दों का अर्थ समझ सकेंगे। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड वर्क के कॉलम में आप लिखेंगे क्राइज, थर्स्टी, एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। उसके बाद आप टीचर एक्टिविटीज़ के कॉलम में 3 कॉलम बनाएंगे और आप स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के कॉलम में लिखेंगे यूज़ ऑफ डिवाइस। ब्लैक बोर्ड वर्क के कॉलम में आप 2 कॉलम बनाएंगे जिसमें कि आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे, और टीचर एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें कि आप वर्ड मीनिंग और डिवाइस लिखेंगे। आप लिखेंगे वर्ड में शिकल मीन्स होता है हंसिया, क्रॉप मीन्स होता है फसल, थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा, क्राइज मीन्स होता है रोना। डिवाइस में शिकल का होगा डिवाइस सेंटेंस, क्रॉप होगा सेंटेंस, थर्स्टी होगा सेंटेंस, और क्राइज होगा ऑपोजिट वर्ड होगा क्राइज। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखेंगे यूज ऑफ डिवाइस। इसमें आप लिखेंगे शिकल इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर क्रॉप कटिंग सिमिलिंग। वर्ड मीनिंग के कॉलम में आप ब्लैक बोर्ड वर्क के कॉलम में आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे शिकल का हंसिया, क्रॉप का फसल, थर्स्टी का प्यासा, क्राइस्ट माने रोना। उसके बाद आप टीचर पॉइंट्स के कॉलम में आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। टीचर एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप एक्सप्लेन करेंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स विल लिस्टेन केयरफुली। स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आप एक्सप्लेन करते हैं एक किसान था, वह गांव में रहता था, वह बहुत ईमानदार था। एक दिन वह अपने हंसिए से फसल काट रहा था। उस वक्त बहुत गर्मी थी। वह बहुत प्यासा था तथा नदी में पानी पीने जाता है। उसका हंसिया उसके हाथ से नदी में गिर गया। किसान रोना शुरू कर देता है। नदी देवी उसके रोने को सुनकर नदी से बाहर आ जाती हैं। वह किसान से पूछती हैं, तुम क्यों रो रहे हो? किसान, मेरा हंसिया नदी में गिर गया है। अब मैं कैसे फसल काटूंगा? मैं कैसे जीऊंगा? उसके बाद आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। इसमें आप लिखेंगे टीचिंग पॉइंट्स। उसके बाद आप दूसरा कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे टीचर एक्टिविटीज़। उसके बाद तीसरा कॉलम आप बनाएंगे, उसमें लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटीज़। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे ब्लैक बोर्ड वर्क मटेरियल इट्स का कॉलम बनाएंगे, मटेरियल एड्स का कॉलम।
और टीचर पॉइंट्स के कॉलम में आप लिखेंगे साइलेंट रीडिंग, और टीचर एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखेंगे द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड आउट द पैसेज साइलेंटली। इसका मतलब है शिक्षक छात्र को चुपचाप गद्यांश पढ़ने के लिए कहेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। इसका मतलब यह है कि छात्र गद्यांश को चुपचाप पढ़ेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं कंप्रहेंशन क्वेश्चन, कंप्रहेंशन क्वेश्चन। उसके बाद आप टीचर एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखेंगे द टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। शिक्षक निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा। उसके बाद आप स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के कॉलम में आप लिखेंगे द एक्सपेक्टेड आंसर ऑफ द स्टूडेंट वुड बी। इसका मतलब यह है कि छात्र का अपेक्षित उत्तर होगा। उसके बाद आप छात्रों से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप छात्रों से पूछते हैं वेयर डिड फार्मर लिव। छात्र आंसर देते हैं फार्मर लिव इन विलेज। दूसरा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछते हैं व्हाट वाज हिज क्वालिटी। छात्र आंसर देते हैं ही वाज वेरी ऑनेस्ट। तीसरा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछते हैं व्हाट वाज द फार्मर डूइंग वन डे। छात्र आंसर देते हैं द फार्मर वाज कटिंग हिज क्रॉप। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आप छात्रों से पूछते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन ही वेंट टू द रिवर। छात्र आंसर देते हैं हिज शिकल स्लिप्ड इन टू द रिवर। पांचवा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछते हैं हु कम आउट ऑफ द वाटर। छात्र आंसर देते हैं गोल्डनेस कम आउट ऑफ द वाटर। छठा और लास्ट क्वेश्चन आप छात्रों से पूछते हैं वाई वाज द फार्मर क्राइंग। तो छात्र आंसर देते हैं बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज सिकल। उसके बाद आप इवैल्यूएशन क्वेश्चन छात्रों से करते हैं। पहला क्वेश्चन आप छात्रों से करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में आप छात्रों से पहला क्वेश्चन पूछते हैं द फार्मर लिव इन द फिल इन द ब्लैंक। तो छात्र आंसर देते हैं विलेज। दूसरा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछते हो ही वाज वेरी फिल इन द ब्लैंक। छात्र आंसर देते हैं ऑनेस्ट। तीसरा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछते हो ही वाज कटिंग हिज फिल इन द ब्लैंक्स विथ हिज फिल इन द ब्लैंक्स। छात्र आंसर देते हैं क्रॉप्स सिकल। चौथा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछते हो द फार्मर स्टार्टेड फिल इन द ब्लैंक्स। छात्र आंसर देते हैं क्राइंग। पांचवा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछते हो द वेंट इन टू द वाटर। छात्र आंसर देते हैं रिवर गोल्डनेस। छठा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछते हो द फिल इन द ब्लैंक्स हैज फेलन इन टू द रिवर। तो छात्र आंसर देते हैं शिकल। उसके बाद आप छात्रों को होम असाइनमेंट देते हैं, होमवर्क देते हैं। होम असाइनमेंट में आप छात्रों को देते हो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू विल राइट द समरी ऑफ दिस लेसन इन योर नोटबुक। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स आप इस पाठ का समरी अपने नोटबुक में लिखेंगे। अगर आपको हमारा ये पाठ्य योजना लेसन प्लान अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगता है, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।
आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। मैंने इस लेसन प्लान की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से इस पीडीएफ को देख सकते हैं। इस लेसन प्लान को पीडीएफ को ओपन करके इस लेसन प्लान को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।